हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए फ्रेश लेक्चर ऑन गैसेस स्टेट। यहाँ पे इस लेक्चर में मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि गैसेस स्टेट का एक पार्ट है। अब उससे पहले कि मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट करूँ, मैं आपको कुछ बेसिक्स देना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के आसपास जितने चीज़ें, उसको केमिस्ट्री में, इसको साइंस में हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, हम लोग उसको मैटर बोल रहे होते हैं। और मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। छोटी सी बात है, आप लोग 9 से, उससे पहले 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे आसपास की चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं, और वो मेनली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक सॉलिड है, एक गैस है, लिक्विड है, और एक गैस है। उन्हीं में से एक जो होता है गैस, उसके बारे में हम लोग को बात करना है आज, बात करना है। अब इन दोनों में जो वैसे तो बहुत सारा अंतर होता है, लेकिन मेन जो अंतर होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब जितने मैटर है वो आप लोगों को पता होगा छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। अब होता क्या है कि इनके बीच में क्या होता है, कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक एटम है और दूसरा एटम है, एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है, इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। इसको क्या बोल रहे होते हैं हम, दो मॉलिक्यूल अगर है, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं इंटर और मॉलिक्यूल है तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इस दोनों के बीच में एक फोर्स भी रहता है अट्रैक्शन वाला, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही दो मेन फैक्टर इन लोगों को अलग अलग बना रहा होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो उसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब दो पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए जिसके कारण डिस्टेंस जो होता है उन दोनों के बीच में बहुत कम होता है। लिक्विड में अगर बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फोर्स वीक हो गया, जिसके कारण वो फ्लो भी कर पाते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं, फ्लो नहीं कर पाते। गैस की अगर बात करें तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और इसीलिए वो रेंडमली इधर उधर जाते रहता है। ठीक है, उनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतना हम लोग बेसिक्स जानते हैं। अब ये मेनली फोकस मेरा रहेगा इस लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लाने का, और इसके साथ साथ बहुत बेसिक बेसिक लॉज जो हैं, जैसे चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, एवोगाड्रोज लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इस सबको मैं यहाँ डिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरह से डिराइव कर रहा हूँ। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है क्या? अगर आप ध्यान से इस शब्द को ही देखें तो ये अपने आप में ही बहुत चीज़ बोल जाता है। काइनेटिक मतलब समथिंग जो मोशन में हो, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ें, एनर्जी ड्यू टू मोशन। एक थियरी है, ठीक है, थियरी तो आप जानते होंगे, कोई भी चीज़ का जब साइंस उसके बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उसके स्टडी होने के बाद जो ट्रूथ रिवील किए जाते हैं, उसको जो लिखा जाता है वो हमारा थियरी है। और गैस के बारे में एक थियरी है। अब इसको पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा है? देखिए, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है वो गैस का, और जितने भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इस सब को डिस्क्राइब कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है, विस्कोसिटी है, इस सब को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है, इसलिए हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझे जो कि काइनेटिक थ्योरी बोलता है। ये काइनेटिक थ्योरी जो है, इसको शॉर्टकट में हम KTG बोलेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG। ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा, दो महान साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। डेवलप बाय किनके द्वारा, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, बोल्ट्जमैन। ओके, अब इसके कुछ पोस्टुलेट थे। किसी भी थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट होता है, मतलब कुछ एजम्पशन होता है, कुछ माने रहता है, साइंटिस्ट लोग माने रहते हैं, जिसके हिसाब से उनका थ्योरी रहता है। तो इसके भी कुछ एजम्पशन थे, वही हम लोग अभी एजम्पशन या पोस्टुलेट आप बोले, ठीक है, पोस्टुलेट बोले, स्टेटमेंट्स बोले, उसको हम लोग देखने वाले हैं। पोस्टुलेट्स किसके, KTG के, ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की क्या क्या था, ठीक है, इन दोनों के द्वारा क्या क्या दिया गया था। पहला तो एकदम बेसिक सा चीज़ था, मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर लिख दूंगा जिससे आपका टाइम बच जाएगा। सबसे पहला चीज़ ये बोला गया था कि जितने गैसेस होते हैं, ये मेनली गैस के लिए फोकस करके रखा हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो इन्होंने बोला कि जितने गैसेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं, जिसको इन्होंने मॉलिक्यूल का नाम दिया। ठीक है, और सारे मॉलिक्यूल के हिसाब से मास और साइज में सेम रहते हैं, लेकिन दो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल के साइज और शेप अलग अलग हो सकते हैं। सिंपल सा करने का ये मतलब है कि पार्टिकल्स से बने होते हैं कोई भी गैस। ठीक है, गैसेस जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। दूसरा चीज़ कहना था कि मॉलिक्यूल जो होता है
वो लार्ज डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है। ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि इसके बीच में जो सेपरेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इनका एजम्पशन था कि जो वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, अब एक बार हम लोग इस कंटेनर में अगर गैस लिए हैं तो इस गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अभी बोला गया है फर्स्ट ही चीज़ कि हमारा गैस जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो इनके जो बहुत पार्टिकल है तो एक मॉलिक्यूल का और पूरे मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, मॉलिकुलर वॉल्यूम, वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा टोटल वॉल्यूम का जिस कंटेनर में है उसका। मैं सब कुछ लिख दूंगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा फास्ट फॉरवर्ड में। उसके बाद इसका कहना था कि मॉलिक्यूल जो होता है गैस का वो हमेशा रैंडम मोशन में होता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गैसेस के पार्टिकल बहुत कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन इनका नहीं होता है, रेंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, कोलिजन के कारण वो भी होता है, इसका भी इन्होंने बाद में कारण बताया है। बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस होता है, अब ये स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिएगा, केटीजी के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से, किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, या आप ऐसे बोल दीजिए साफ साफ कि होता ही नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। ठीक है, और इन्होंने बोला कि मॉलिक्यूल जो होता है गैस के वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं। कब तक? तब तक जब तक कि उनका कोलिजन ना हो जाए। एक मॉलिक्यूल जब तक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा ना जाए या अपने दीवार के साथ टकरा ना जाए। टकराएगा तो एक फोर्स लगाएगा और प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो क्या इनका यही कहना था कि जब तक फोर्स ना लगाए, प्रेशर ना लगाए, तब तक क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाते रहेगा। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में चला, अब यहाँ टकरा गया तो हो सकता है कोलिजन के बाद ये अपना डायरेक्शन बदले, पर उससे पहले डायरेक्शन नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या था कि मॉलिक्यूल जो होगा गैस की वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब आप लोग क्लास 11 में ही इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं अभी आप इतना ही समझ लीजिए। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक जब वर्ड बोल रहे हैं उसमें बात यह है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, लॉस नहीं होता है, नेट लॉस नहीं होता है, नहीं मोमेंटम का, नहीं काइनेटिक एनर्जी का। ओके, ये चीज़ हो रहा होता है। मॉलिक्यूल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए कोलिजन के बाद, कोलिजन किसके साथ, या तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या इसके वॉल के साथ, कंटेनर के वॉल के साथ। ठीक है, नेट लॉस जो होने वाला है वो काइनेटिक एनर्जी का नहीं होने वाला है और नहीं मोमेंटम का। ये चीज़ था। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में आपके लिए लिख दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच जाए। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से एजम्पशन या पोस्टुलेट जो है केटीजी के, उसको एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या क्या मैंने लिखा है। वही सब जो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि गैस जो होते हैं वो लिखा हुआ, गैसेस आर मेड अप ऑफ माइन्यूट मतलब बहुत छोटे, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम मॉलिक्यूल से बोल सकते हैं। जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, यानी एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, इसके बीच में जो सेपरेशन होता है गैस में, ठीक है, वो इतने बड़े होते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उनके बीच में नेग्लिजिबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा घटता है। थर्ड पॉइंट यह है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा, मैं ऊपर में ही बता चुका था कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा किसके, पूरे कंटेनर का, जिसमें गैस रखा हुआ पूरे कंटेनर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। ओके, फिर क्या दिया हुआ है कि द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं अलग अलग वेलोसिटी के साथ। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन,
मॉलिक्यूल जो होता है वो गैस के क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट वे में मूव करते रहता है और उनका डायरेक्शन बदलता है। अगर आप बदलना चाहते हैं या बदलता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, बदलता है कब, अगर दे कोलाइड, इफ़ दे कोलाइड, अगर वो टकराते हैं किससे, तो एमंग देमसेल्फ और विद द वॉल ऑफ कंटेनर, उनका इंटरेक्शन होता है, तब ये चीज़ हो रहा होता है, उनका डायरेक्शन बदलता है, नहीं तो नहीं। उसके बाद दिया है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर आप बोल सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये कोलाइड करते हैं अपने बीच में या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो उनका कोई नेट लॉस नहीं होने वाला है एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद दिया है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते होंगे, हाफ mv² होता है, और अगर अलग अलग वेलोसिटी है तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसकी, जो आप पढ़े भी होंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में ही आप इसको पढ़े होंगे रिडक्शनिज्म के तहत, ठीक है, कि कैसे रिडक्शनिज्म इस चीज़ को पढ़ाता है। एक यूनिफिकेशन होता है और एक रिडक्शन होता है उसी में। खैर, तो इतना सारा चीज़ था, और भी है वैसे, पर मेन इतना ही है। जैसे बोला जाता है एक और कि ग्रेविटेशन जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन मॉलिक्यूल पे कोई खास प्रभाव नहीं दे पाता है, वैसा ही सब चीज़ें। अब इस लेक्चर में इसके बाद KTG के पोस्टुलेट और को समझने के बाद, लिखने के बाद, अब मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन या काइनेटिक गैस एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हैं, वो है जिसमें प्रेशर के बारे में बताया गया कि कैसे जो एक गैस का मॉलिक्यूल होता है या बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो कितना प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकल थियोरी है। बोल्ट्जमैन और मैंने आपको बताया था, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने मैथमेटिकल एक थियोरी दिया था, जैसे कि गैसेस के अलग अलग बिहेवियर को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर पाए। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन या काइनेटिक गैस एक्सप्रेशन अगर बोले तो वो कुछ ये है कि PV = 1/3 mn/u², या पहले u² ही लिख दें। यहाँ पे प्रेशर है P, V वॉल्यूम है, 1/3 आप जानते हैं एक नंबर है, सिंपल कोफिशिएंट है, m मास है, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का। उसी तरह से n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गैस में होंगे, और u एक स्पेशल वेलोसिटी है, यहाँ u², इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल रहे हैं आप समझ जाइएगा धीरे धीरे, जैसे हम डिराइव कर रहे होंगे तो आप इसको देख के ही बता दीजिएगा, हाँ ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। ये मास है हर एक मॉलिक्यूल का, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किसी गैस सैंपल में, और u जो है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेलोसिटी है जिसको हम मीन आप समझते होंगे, एवरेज, स्क्वायर देखने से लग रहा होगा, और वेलोसिटी। तो इसको हम लोग को डिराइव करना है, ठीक है। इसके डिराइवेशन की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे होंगे, और इसको डिराइव कर रहे होंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला है, एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसको हम लोग डिड्यूस कर रहे होंगे, और इसके बाद जितने लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इस सब की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है। यहाँ मेन मकसद हमारा प्रेशर होने वाला है, ठीक है, कि प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक क्यूबिकल वेसल कंसीडर कर लेना है गैस का, जो गैस कंटेन किया होगा। जैसे ये क्यूबिकल वेसल है जिसमें क्या है, गैस है। इसको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि कंसीडर करना है हमको एक क्यूबिकल वेसल को, कंसीडर अ क्यूबिकल वेसल जिसमें क्या होगा, गैस होगा, कंटेनिंग गैस। बहुत आसान है इसका डेरिवेशन, बस कुछ कुछ सपोजिशन है उसको पहले मान लेते हैं और फिर हम लोग चलेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। जो इतना लंबा चौड़ा आप अगर पहले से देख चुके हैं वो बहुत मैं छोटा बना के दूंगा आपको, बहुत आसान, छोटा नहीं भी बोले तो आपको बहुत आसान लॉजिकल बना के दूंगा। जो क्या क्या होगा, कंटेनिंग द गैस। यस, अब देखिए किसी किसी को होते रहता है कि क्या ज़रूरी है क्यूबिकल लेना। देखिए क्यूबिकल में जो है ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारे पास क्यूबिकल नहीं भी है, बहुत सारा, एक बहुत बड़ा हमारे पास वेसल है जो क्यूबिकल नहीं है, उसमें से भी हम एक छोटा सा क्यूब एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सिंपल समझिए, ऐसे हमारे पास सिंपल है गैस का, तो इसमें भी हम एक छोटा सा क्यूब तो बना ही सकते हैं, क्यूबिकल पे स्पेस ले ही सकते हैं। तो उसी हिसाब से चलिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्यूबिकल ले लिया। अब यहाँ पे सिंपल सपोजिशन समझिए, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारा मॉलिक्यूल होने वाला है, इसके अंदर बहुत सारे रैंडमली बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा हमको नहीं पता एग्जैक्टली कितना होगा, पर हम वही मान सकते हैं मॉलिक्यूल जो होंगे वो सपोज कीजिए कैपिटल N होंगे। मास जो होगा हर एक मॉलिक्यूल का, मास ऑफ हर एक मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल,
और यहाँ हर एक मॉलिक्यूल किसका, गैस का, इच मॉलिक्यूल वो होगा स्मॉल m हर एक मॉलिक्यूल का, और स्मॉल m को हम पूरे एक मॉलिक्यूल का स्मॉल m है उसको पूरे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिए 10 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का 5 ग्राम है, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 ग्राम। क्या सिंपल, ये टोटल हमारा मॉलिक्यूल n है मेरे पास, मास हर एक मॉलिक्यूल क्या है स्मॉल m। लेंथ मान लीजिए आप, लेंथ ऑफ इच साइड, लेंथ ऑफ इच साइड जो है क्यूब का, इच साइड ऑफ क्यूब वो आप मान लीजिए L यूनिट है, ये L सेंटीमीटर मान सकते हैं आप, L सेंटीमीटर, सिंपल। ओके, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलता है कि जो मॉलिक्यूल होंगे गैसेस के, ये मॉलिक्यूल ये क्या कर रहा होगा, हमेशा रेंडमली मूव कर रहा होगा अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग वेलोसिटी के साथ, ये हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से क्या कि मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव कर रहे होते हैं, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, रेंडमली मूव कर रहा होता है तो अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन विथ डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी से। यानी हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, उस हर एक मॉलिक्यूल का, इसका मॉलिक्यूल अपना वेलोसिटी होगा से v1, इसका अपना होगा v2, इसका अपना होगा v3, ऐसे ऐसे n मॉलिक्यूल है तो vn तक हम लोग सपोज कर सकते हैं। तो विथ डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम लोग को सब तो एक साथ नहीं चलेंगे, एक पे फोकस करके देखते हैं और वैसे ही हम एक के साथ साथ दूसरे को भी हम लोग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वही हम लोग काम कर लेते हैं, हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, सपोज ये वाला मॉलिक्यूल को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कंसिडरिंग एनी वन मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल का जो मूव कर रहा होगा कुछ वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए वो वेलोसिटी v1 है और दूसरे होंगे तो v2 होगा, तीसरा का v3 होगा, मूविंग विथ वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे गया, ये ऐसे करके मूव कर रहा है इधर की तरफ v1, ठीक है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी, ठीक है, तो ऐसे करके v1 से जा रहा है। अब हम जानते हैं बेसिक मैकेनिक्स से कि हम कभी भी एक वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। यहाँ ये जो वेलोसिटी है इसको हम कंपोनेंट में, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसको कंपोनेंट में हम लोग तोड़ सकते हैं। ये हमारा इधर हम बी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इधर ये वी वाई के वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा और इधर वी जेड के वेलोसिटी मूव कर रहा होगा। इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ सकते हैं और कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ने के बाद हम लोग ये जानते हैं, ये रिजोल्यूशन भी कहा जाता है कि हम रिजॉल्व कर दिए। हम क्या किए यहाँ पे, हम कुछ और नहीं किए, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी v1 उसको रिजॉल्व कर दिए। v1 कैन बी रिजॉल्व, किस में रिजॉल्व कर दिए, आप इसके कंपोनेंट में, इसके कंपोनेंट में तोड़ दिए। सिंपल में आपको समझना है तो लेमन के लैंग्वेज में रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट्स जो कि एक्स वाई जेड के पैरेलल हैं, वी एक्स वी वाई और वी जेड। और हम लोग सिंपल सा वेक्टर से जानते हैं, सिंपल लॉ वेक्टर का, कि इसका जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट क्या है, यही v1 है, v1 रिजल्टेंट है और v1 का ही तो वी एक्स वी वाई जेड तो पार्ट है। तो सिंपल समेशन लॉ से हम जानते हैं कि v1 का स्क्वायर जो होगा वो वी एक्स के स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर प्लस वी जेड के स्क्वायर के बराबर होगा, या v1 बोले तो ये इसके रूट अंडर के बराबर होगा। इतना चीज़ हम लोग समझते हैं। अब समझिए, अब मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब हम सिर्फ अब एक्स डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार एक्स डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से वाई जेड की तरफ बढ़ रहे होंगे। अभी एक मॉलिक्यूल पे हम फोकस कर रहे हैं जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल जब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो जाके कहीं इधर टकराएगा, इस वॉल पे टकराएगा। इस वॉल पे टकराने से क्या होगा, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस पर, ठीक है। इस वॉल को मान लीजिए कि इस वॉल को हम ए बोल रहे हैं, ये वॉल ए है, ठीक है, वॉल ए। इस वॉल ए पे आएगा, ये वी एक्स वेलोसिटी के साथ टकराएगा, ओके, और टकरा के फिर ये वापस जाएगा, ठीक है, और वापस जाके कहाँ होगा, ये यहाँ टकराएगा, इस वाल को मान लीजिए बी, ठीक है। और इनके बीच में हर एक साइड का लंबाई कितना है, लिया हुआ है एल सेंटीमीटर, मतलब ये एल है, इस दोनों के बीच में दूरी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, क्यूब है तो सारा डिस्टेंस एल है, ठीक है। तो हम लोग अब एक मॉलिक्यूल पे फोकस करके समझते हैं इस चीज़ों को। तो अगर हम माने नाउ, हम लोग मान रहे हैं क्या, कंसिडर कर रहे हैं मोशन एक मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वी एक्स वेलोसिटी के साथ इधर की तरफ मूव कर रहा है। मोशन ऑफ द मोशन मॉलिक्यूल का किसके कारण, ड्यू टू कंपोनेंट वी एक्स के कारण मूव कर रहा है, कंपोनेंट वी एक्स। अब समझिए,
अब इस कंपोनेंट के कारण मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, इस वाल ए वाल बी को स्ट्राइक करेगा करेगा ठीक है। अब मोमेंटम, अब इसका कुछ मास है स्मॉल m और वेलोसिटी भी है vx, तो इसके कारण इसमें मोमेंटम होगा। अब इस मोमेंटम सबका हमको करना क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए, अभी मैं बता ही देता हूँ आपको। अगर हमको एक बार मोमेंटम पता चल जाता है और न्यूटन का सेकंड लॉ आपको थोड़ा सा पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल पी बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी डेल पी बाई डेल टी, ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। तो बस एक बार फोर्स निकल जाए, और फोर्स निकल जाएगा तो फोर्स का अगर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, फोर्स को हम अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है, प्रेशर। और हमारा मेन जो फॉर्मूला था पी वी इक्वल टू 1/3 mu²n, उसमें प्रेशर ही तो निकालना है, तो हम उधर ही की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मोमेंटम लाना बहुत ही क्रूशियल स्टेप है यहाँ पे। तो इसीलिए अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग मोमेंटम पहले कंसिडर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप 10 से 20 सेकंड पीछे जाइए, फिर से सुन लीजिए, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, या कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो हम लोग उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो vx वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रहा है। तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर में आके ए से टकरा जाएगा। ए से टकराने पे क्या होगा, ये अपना मोमेंटम इसमें देगा, इम्पार्ट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका कि मोमेंटम किसका, वो मॉलिक्यूल का, ऑफ मॉलिक्यूल किसके कारण, ड्यू टू vx के कारण जो मूव कर रहा है। जस्ट बिफोर, एक बार होगा टकराने से पहले, एक बार होगा टकराने के बाद। 9 क्लास है अभी, मोमेंटम का कंजर्वेशन पर है। बिफोर स्ट्राइकिंग फेस ए को स्ट्राइक करने से वो कितना होगा, तो इसका मास कितना है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मास m है और वेलोसिटी क्या है vx, तो मास इंटू vx, ये आपका हो गया क्या, मोमेंटम, इस पार्टिकल का मोमेंटम vx हो गया, मास इंटू vx। अब समझिए, अब मॉलिक्यूल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो जितना वेलोसिटी के साथ ये यहाँ जाएगा, टकराएगा इससे, और फिर टकरा के वापस आ जाएगा इस पाथ में डायरेक्ट, और इधर जाके टकराएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक जो हम लोग एक पॉइंट लिखे थे उसका ज़रूरत अब यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल केटीजी के हिसाब से मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक से है। तो उससे क्या मतलब, तो उनका वेलोसिटी जो होने वाला है वो बदलने वाला नहीं है। अब तो बोलते काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने वाला, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या था, हाफ mv²। मास नहीं बदला, अभी हम समझ सकते हैं मास नहीं बदला, वो टूटा फूटा नहीं है, ना ही उसमें कुछ चीज़ का डिपोजिशन बदला, तो मास नहीं बदला है। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व होना है तो वेलोसिटी को नहीं बदलना होगा, 1/2 तो बदलने वाला है नहीं, तो वेलोसिटी भी नहीं बदला है। तो परफेक्टली इलास्टिक गैस है, मॉलिक्यूल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इलास्टिक। तो इसीलिए आफ्टर कोलिजन हम लिख सकते हैं, आफ्टर कोलिजन विथ ए, कोलिजन ए के साथ, आफ्टर कोलिजन विथ फेस ए, मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी के साथ रिटर्न हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। मॉलिक्यूल, शॉर्टकट में मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूल चलिए लिख देता हूँ, विल रिटर्न ए से रिटर्न करेगा विथ सेम वेलोसिटी, ओके। लेकिन चूंकि डायरेक्शन बदल चुका है, एज डायरेक्शन है चेंज्ड, डायरेक्शन एक बार एक्स एक्सिस में इधर गया था, अब इधर टकराया, अब वापस आएगा तो इधर आएगा ना, वेलोसिटी इधर होगा। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन बदल गया, एज डायरेक्शन इज चेंज्ड, डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो वेलोसिटी को हम अब मान सकते हैं, वेलोसिटी विल बी क्या हो जाएगा, माइनस में, इसका इधर अपोजिट ले लीजिए माइनस में, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ vx, ठीक है, माइनस ऑफ vx। अब ये तो था, एक बार हम मोमेंटम निकाले थे बिफोर कोलिजन, अब है कोलिजन के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी जो है बदल गया, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन विथ ए, ए के से कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम कितना होगा वो समझिए, मोमेंटम उतना ही होगा, कंजर्व भी है बस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मोमेंटम कितना हो गया m, और वेलोसिटी कितना है इसका, माइनस में bx, अब bx नहीं है माइनस में bx, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन बदल चुका है, माइनस bx, यानी आप लिख सकते हैं mvx। अब देखिए हम लोग को प्रेशर के पास जाना है, और प्रेशर के लिए क्या चाहिए, फोर्स, फोर्स कहाँ से निकलेगा, मोमेंटम के चेंज से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहलाता है, फोर्स। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब हम मोमेंटम यानी मोमेंटम में चेंज निकालते हैं, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं किसके बाद में, मॉलिक्यूल में, किसमें, एक कोलिजन में, इन वन कोलिजन। तो वन कोलिजन में कितना हो जाएगा, सिंपल है, एक बार मोमेंटम ये था, फिर मोमेंटम ये, इस दोनों का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा mvx, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस mvx, कोई एंगल वगैरह पे तो था नहीं, तो टेंशन नहीं है, वेक्टर है तो फिर भी ठीक है। तो सिंपल सा हो गया, mvx माइनस माइनस हो जाएगा प्लस mvx, जो कि हो जाएगा आपका 2 टाइम्स mvx, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, कब, एक कोलिजन के दौरान, ठीक है।
किसके कारण? फेस ए के कारण। तो चेंज इन मोमेंटम पूरा आप लेना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, इन वन कोलिजन, ठीक है, इन वन कोलिजन कहाँ पे? तो ऑन फेस ए, ठीक है, ए इन 1 सेकेंड। पूरा लिखना चाहते हैं तो और लिख दीजिए, ड्यू टू वी एक्स वाला कंपोनेंट जो है उसके कारण, ठीक है। अब समझिए, अब नेक्स्ट कोलिजन अगर होना है तो नेक्स्ट कोलिजन के लिए अभी ए पे आया था, ए पे कोलाइड किया। नेक्स्ट कोलिजन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसको फिर से यहाँ आना पड़ेगा और फिर मतलब नेक्स्ट कोलिजन करने का मतलब ए से ही नेक्स्ट कोलिजन, एल और एल 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक L डिस्टेंस तो यहाँ आएगा तब, और एक L जब यहाँ से फिर लौटेगा तब। तो नेक्स्ट कोलिजन के लिए यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, फॉर नेक्स्ट कोलिजन ऑन फेस ए क्या करना पड़ेगा? तो नेक्स्ट कोलिजन जो फेस ए पे होगा, मॉलिक्यूल को 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2L। समझ आप 2L कैसे मैं बोल रहा हूँ? ये रहा दो फेस, यहाँ पे ये पहले यहाँ जाएगा तो L डिस्टेंस, फिर यहाँ आएगा L डिस्टेंस। शुरू में ही माने हैं कि क्यूब का लेंथ कितना है? L है। डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस 2L। ओके, अब समझिए एक छोटा सा चीज़ हम लोग अब समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम लोग किसके बारे में बात करें? Vx के साथ एक मॉलिक्यूल है जो मूव कर रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब समझिए, हम लोग को क्या निकालना है? प्रेशर। और प्रेशर से पहले चाहिए फोर्स, क्योंकि फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर। और फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल पी बाई डेल टी। फोर्स इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में चेंज ऑफ मोमेंटम के ही बराबर अगर डेल टी 1 हो जाए, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना हो जाए? 1। यानी 1 सेकेंड में अगर हम निकाल लें तो बहुत आसानी होगा, ठीक है, कि कितना बार कोलाइड कर रहा है। अभी तो एक कोलिजन का निकला है ना, समझिए आप, एक कोलिजन का निकला है जो कि कितना आया था? 2 MVx। पर जरूरी तो नहीं कि एक ही कोलिजन होगा 1 सेकेंड में, बहुत सारा कोलिजन हो सकता है, ठीक है। समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ये और ये पूरा डिस्टेंस, एक बार L कितना है? 2L डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा एक दूसरा कोलिजन के लिए। और वेलोसिटी जिसके साथ वो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो है Vx। समझा? तो ये हुआ आपका डिस्टेंस, ये क्या है आपका डिस्टेंस, और ये क्या है आपका वेलोसिटी। डिस्टेंस को अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टाइम आ रहा होगा। ये सिंपल सा 9 में आप फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन से ही आप बना सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से अगर टाइम पूछे, टाइम कितना होगा? टाइम इधर लाइए, स्पीड इधर चल जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम काम है, अभी स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर भी ये फॉर्मूला चलता है, बस डिस्प्लेसमेंट आ जाता है यहाँ पे। ओके, सेम काम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है, स्ट्रेट लाइन में है, तो Vx है। तो हम लोग अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा डिस्टेंस जो आपका है 2L बाय Vx वेलोसिटी। तो इससे आपका टाइम निकल गया। पर समझिए, अब यहाँ पे लास्ट में हमको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेल पी के नीचे जो डेल टी है उसके पास ये रखना पड़ेगा। अगर हम अभी से डेल टी को, टाइम जो है, टाइम को अगर 1 सेकेंड बना के चले तो बहुत आसान होगा। इसके लिए ही वर्ड है एक, समझिए, अगर हम निकालना चाहते हैं, एक नया चीज़ निकालना चाहते हैं यहाँ पे, वो क्या है? वो ये है कि नंबर ऑफ कोलिजन जो कि फेस ए पे होगा। नंबर ऑफ कोलिजन कहाँ पे? ऑन फेस ए इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड किसी कारण ड्यू टू Vx। या आप सिंपल में इस पूरे लाइन को आप बोल सकते हैं कोलिजन पर सेकेंड। वो कितना हो जाएगा? तो सिंपल है, टाइम का वो इन्वर्स हो जाएगा, टाइम का इन्वर्स यानी 1/t का इन्वर्स, जो कि हो जाएगा Vx/2L। ठीक है, समझिए आप, एकदम सिंपल लॉजिकल था। इसको आप मैथमेटिकली एक बार समझिए। अगर हमारे पास कोई जो ये मॉलिक्यूल है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ ऑफ क्यूब था वो 5 था, 5 और 5 10 हो जाएगा, यानी 10 है, ठीक है। तो एक कोलिजन के लिए 10, और 1 सेकेंड में मॉलिक्यूल कितना मूव करेगा? 50 सेंटीमीटर। तो 50/10 करेंगे, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करें तो 50/10 से मूव करेंगे 25 से, कितना आ जाएगा? 5 कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको इससे समझिए, थोड़ा सा साउंड की तरफ चलिए या मैथमेटिक्स में चलिए। एक टर्म आता था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कहीं भी मैथमेटिक्स में, साउंड में, साइंस में, फिजिक्स में, जहाँ लगाइए, सिंपल में होता था कि नंबर ऑफ, ठीक है, ये कहीं भी आप यहाँ पे अगर चलना चाहते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, ठीक है। अगर आप साउंड में जाते थे तो उसमें होता था कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड यहाँ होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड,
अगर ऑक्सीलेशन में पढ़ते थे तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, ठीक है। एक होता है टाइम पीरियड कि एक बार देखिए ये वेव वाला आपको याद है, ये वेव वाला, ये वह वाला चीज़, इसमें एक होता था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी से दिखाते थे। ये होता था कि कितना टाइम लगेगा एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, यानी एक बार ऊपर जाना फिर एक बार नीचे आना, ये था एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये होता टी। और एक होता था कि हर एक सेकंड में कितने बार ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर सकता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते थे। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/t, 1/t, 1 स्मॉल टी या 1 कैपिटल टी। वही चीज़ इसी से समझिए आप, कोलिजन पर सेकंड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रहा है, वो कैसे निकाल सकते हैं, तो टी का इन्वर्स करके, 1/t का इन्वर्स करके। तो 1/t की जहाँ करेंगे तो वी एक्स ऊपर चल जाएगा और 2l नीचे, समझिए 1/t अगर करेंगे तो इधर रेसिप्रोकल देंगे तो इधर भी लेना पड़ेगा, तो 2l नीचे आ जाएगा, वी एक्स ऊपर। वही चीज़ यहाँ है, बहुत आसान बना देगा आपके कैलकुलेशन को। नहीं समझे एक बार 2 मिनट पीछे जाइए और फिर से देखिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहीं खोल दीजिए, 1/t, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोलिजन ऑन फेस ए इन 1 सेकेंड। तो अब चेंज इन मोमेंटम अगर देखिए, चेंज इन मोमेंटम देखिए किसके, तो मॉलिक्यूल के द्वारा चेंज इन मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, तो एक बार के कोलिजन में कितना बदलता था, एक बार के कोलिजन में बदलता था 2 MBX, याद है ना, MBX माइनस माइनस MBX 2 MBX। तो चेंज ऑफ कोलिजन किसके कारण, उस मॉलिक्यूल के कारण, किस वेलोसिटी, VX वेलोसिटी का, वो कितना आ जाएगा, तो 2 MVX ये था एक कोलिजन में। अभी हमारे पास कितना कोलिजन पर सेकंड कितना आया, इतना, जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर 50 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है और 10 है डिस्टेंस तो 5, एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। अगर 5 बार कोलिजन करता है तो कितना होगा, 5 टाइम्स, 6 बार कोलिजन करेगा 6 टाइम्स, 2 बार करेगा 2 टाइम्स, सिंपल सी बात है। तो यहाँ VX/2L टाइम कर रहा है तो इंटू VX/2L, यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, mVx²/L। अब समझिए ये चेंज इन मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम नहीं है, ये सिर्फ Vx के कारण जो मोमेंटम चेंज आया है वो है। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है चेंज ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल का 1 सेकंड में, किसके कारण, Vx के कारण, ठीक है। समझिए आप लिख सकते हैं इसको, चेंज इन मोमेंटम है किसी कारण, Vx के कारण, ठीक है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्यों यहाँ पे, क्योंकि हम निकाल चुके 1 सेकंड का ही, 1/t कर दिए तो 1 सेकंड का ही कर देगा। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब समझिए चेंज इन मोमेंटम ये हुआ Vx के कारण, ठीक, तो इतना आ गया 1 सेकंड में। तो ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, इस पूरा मैं लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड ड्यू टू Vx के कारण फॉर कोलिजन ऑन फेस, फॉर कोलिजन ऑन फेस ए एंड बी पे टकराने के कारण। ए और बी याद है आपको, ए इधर है बी इधर है, ठीक है। सिंपल से बनाए तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे करता इस तरह से, इस वाले वाल और इस वाले वाल के कारण। अब वाई वाला जो था, ठीक है, इधर एक्स वाला इधर वाई वाला ऊपर नीचे टकराएगा, ठीक है, ऊपर और नीचे। और फिर जेड वाला जो था वो एक बार आगे और एक बार पीछे टकराएगा। तो अभी तो ये सिर्फ एक्स के कारण निकाले ना, याद है आपको, VX VY VZ किया था, उसमें सिर्फ एक्स वाले को हम लेके चल रहे थे। तो उसी तरह से वाई वाले का भी होगा, ठीक। पर उससे पहले समझिए ये है चेंज ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में VX के कारण, ठीक है। कहाँ पे, ए पे, ठीक है, ए पे, सॉरी यहाँ ए पे। तो उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम, ये पूरा लाइन आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड ड्यू टू Vx फॉर कोलिजन ऑन फेस बी, बी टकराएगा, वो भी कितना होगा, mVx²/L। ये एक फेस का हुआ, ए पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसी तरह से बी पे कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलर काम होगा, बस हम लोग को बी से स्टार्ट करना होगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ लिख देंगे, सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड ड्यू टू Vx फॉर कोलिजन ऑन फेस बी, वो इतना हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल के लिए 1 सेकेंड में Vx कंपोनेंट के द्वारा जो अपोजिट फेस पे है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम del P, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू Vx ऑन अपोजिट फेसेस। Vx वाले के अपोजिट फेसेस कौन कौन है, जो x के डायरेक्शन में है, ठीक है, जो x के परपेंडिकुलर वाले हैं उसके, इधर और इधर। एक बार ए पे कैलकुलेट किए तो mVx²/L आया, उसी तरह से बी पे कैलकुलेट करेंगे mVx², इसी तरह से हमारे पास 6 फेस है ना, ये तो एक फेस पे आया था, ये 2 फेस पे आया, तो टोटल कितना हो गया ऑन अपोजिट फेसेस जो कि है ए एंड बी बोथ, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mVx²/L और प्लस में mVx²/L जो कितना हो जाएगा 2 mVx²/L, 2 mVx²/L।
ये x के कारण आया। तो उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम y के कारण भी होगा और z के कारण होगा। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चेंज इन मोमेंटम किसका, मॉलिक्यूल का, ऑफ मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड में ध्यान रखिएगा, ड्यू टू वी वाई वी जेड। इसी कारण था, यहाँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, वी एक्स बाई एल जो 2L जो हम लोग करे थे उसी कारण से 1 सेकेंड के कारण ये हम लोग किए थे। ठीक, तो वी एक्स वी वाई और वी जेड के कारण क्या आ जाएगा, तो वी एक्स का इतना आया है तो सिमिलरली वी वाई का कितना आ जाएगा, वी वाई वाला का आ जाएगा, वी वाई वाला का आ जाएगा 2m वी वाई स्क्वायर बाई एल। ठीक है, और वी जेड वाले का कितना आ जाएगा, सिमिलरली 2m वी जेड स्क्वायर बाई, समझ रहे। एक्स वाले का जैसे निकाला है फिर से आप एक बार रिपीट कर सकते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिंपल में लिखेंगे कि सिमिलरली उसी तरह से हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आपको फिर से वाई वाले पे ऐसे एक बार ऊपर जाएगा तो उसका मान लीजिएगा वी वाई, फिर नीचे आएगा, फिर उसका मान लीजिएगा माइनस में वी वाई, फिर चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे जो कि 2m वी वाई आएगा। फिर आप एक कोलिजन का बात हुआ ये, फिर कोलिजन पर सेकंड निकाल रहे होंगे आप, उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, वो एक फेस का देगा फिर दूसरा फेस का उसमें जोड़ेंगे तब इतना आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिए क्योंकि हम एक बार देख लिए ऐसा एक्सप्रेशन आया है एक्स वाले का, तो वाई वाले का भी वैसा आएगा, जेड वाले का ऐसा ही आएगा। अब हम लोग समझते हैं सारे कंपोनेंट की तरह। ठीक है, जो 6.5 फेस पे हुआ, ये 2 फेस का हो गया, ये 2 फेस का हो गया, ये 2 फेस कौन वाला, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला। फिर ये वाई वाला है यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, और एक है आगे और एक है पीछे। ठीक है, जेड वाला, तो ये आ गया। तो अब हम लोग फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमको टोटल चेंज इन मोमेंटम चाहिए ना, तब ना फोर्स आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड ड्यू टू ऑल कंपोनेंट, जितने ऑल तीनों के तीनों कंपोनेंट थे एक्स वाई जेड तीनों, ऑल कंपोनेंट्स फॉर कोलिजन ऑन ऑल 6 फेसेस, 6 के 6 फेस पे कोलिजन ऑन ऑल 6 फेसेस, 6 के 6 फेस, वो कितना हो जाएगा। तो आप सिंपल से सम अप कर लो सबको। ठीक है, एक्स वाले को, वाई वाले को, जेड वाले को, सबके मोमेंटम के चेंज को आप सम अप कर दो तो आपके पास आ जाएगा, सबको सम कर देना तो वो आ जाएगा 2m वी एक्स स्क्वायर बाई एल प्लस 2m वी वाई स्क्वायर बाई एल प्लस 2m वी जेड स्क्वायर बाई एल। समझिए, ये आ गया एक मॉलिक्यूल के कारण जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है। हम लोग क्या किए थे, एक मॉलिक्यूल ले लिए थे उस क्यूब में जो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, उसको vx vy और vz में बांट दिए थे। फिर vx के कारण निकाले, vy के कारण निकाले, vz के कारण निकाले, और इस एक मॉलिक्यूल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, या आप रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं क्योंकि हम 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो वो आया है इतना। ठीक है, इसको आप शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हैं अगर हम 2m बाई एल कॉमन ले लें, 2m बाई एल कॉमन ले सकते हैं, 2m बाई एल सब में है तो ले ले कॉमन, तो हो जाएगा इसमें बचेगा वी एक्स स्क्वायर, इसमें हो जाएगा वी वाई स्क्वायर, इसमें हो जाएगा वी जेड स्क्वायर। और जब रिजोल्यूशन किए थे, कंपोनेंट में बांटे थे, तभी देखे थे कि v1 का स्क्वायर जो होता था वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड के स्क्वायर के बराबर होता था, v1 का स्क्वायर, सिंपल सा वेक्टर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका चेंज मोमेंटम सारे कंपोनेंट के कारण, ठीक है, 6 फेस में जो हुआ है वो आ गया 2m, इस पूरे के जगह हम लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर बाई या एल, या ये एक के कारण आ गया। उसी तरह से हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल है जो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, थर्ड मॉलिक्यूल है जो v3 मॉलिक्यूल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, फोर्थ मॉलिक्यूल है जो v4 के साथ, और n मॉलिक्यूल है जो vn के साथ मूव कर रहा होगा। अब उनके कारण जो मोमेंटम में चेंज आएगा, हम एक बार देख लिए कि इतना आएगा एक मॉलिक्यूल का, तो दूसरा मॉलिक्यूल के बस यहाँ क्या करना है, v1 की जगह v2 रख देना है। तो फिर से सारा स्टेप दोहराइए, उतना नहीं करेंगे, हम देख लिए जब एक मॉलिक्यूल के कारण कितना हुआ है। ठीक है, तो पूरा जिंदगी एक ही क्वेश्चन को नहीं ना बना है, तो दूसरा मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ v2 करेंगे, तीसरा मॉलिक्यूल के लिए v3, और सबको सम कर देंगे। वहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम सारे n मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा वो, और वही हमारा लास्ट काम होगा। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकाल लेंगे तो वहाँ से फोर्स निकालना बहुत आसान होगा। चलिए उसी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब निकाल के आ रहे होंगे टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो दूसरे मॉलिक्यूल है v2 v3 v4 यानी सेकेंड थर्ड फोर्थ जो मॉलिक्यूल है उसके द्वारा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम in 1 second for all n molecules, for all molecules की जस्ट बात लिख दूंगा, for molecules जिसके पास वेलोसिटी है
हैविंग वेलोसिटी V1 V2 V3 V4 सो ऑन Vn तक। V1 वाला हम लोग बात कर ही लिए थे, तो वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखे थे V1 वाले के लिए जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया था वो आया था 2mv1² L अभी जस्ट। तो उसी तरह से V2 वाले के लिए क्या आ जाएगा 2mv2² L। शुरू से फिर से उतना काम थोड़ा ना जाएंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम कॉलिजन पर सेकंड वो सब निकाल के मल्टीप्लाई करके फिर दोनों फेस को जोड़ के वैसे इतना थोड़ा ना करेंगे। एक बार जान लिए यहाँ V1 आया था तो वहाँ की जगह V2 रख देंगे। V3 के लिए कितना हो जाएगा 2mv3² L सो ऑन। Vn के लिए कितना हो जाएगा 2mvn² L। और टोटल चाहिए अगर हमको, ये तो हर एक के लिए हो, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड फॉर ऑल एन मॉलिक्यूल, जितने एन मॉलिक्यूल है उनके लिए, तो वो कितना हो जाएगा, सबको सम कर लीजिए, ठीक है। फॉर ऑल 6 फेसेस या ऑन ऑल 6 फेसेस, सारे के 6 फेसेस पे हर एक मॉलिक्यूल के तरफ, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2mv1² L प्लस 2mv2² L प्लस 2mv3² L सो ऑन, प्लस होते होते 2mvn² L। अब यहाँ से आप क्या क्या ले सकते हैं बाहर, तो 2m/L हर जगह से ले सकते हैं, तो 2m/L ले लेंगे। अब यहाँ आ जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर सो ऑन Vn का स्क्वायर। यही चीज़ जो शुरू में लिखा हुआ था वो था U², ठीक है। पर अभी ये पूरा U² नहीं बना है क्योंकि वहाँ मीन लिखा हुआ था, तो उस मीन को लगाने के लिए हम लोग बस छोटा सा काम करना है। देखिए अब क्या कर रहे होंगे हम लोग, ये स्क्वायर वेलोसिटी बन गया। अब हम लोग को n मॉलिक्यूल के लिए चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हर एक का वेलोसिटी है और सब सम अप हो गया। तो समझिए किसी का वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, इस सब का स्क्वायर होते होते सम हो गया। तो ये तो सबका वेलोसिटी एक साथ आ गया और हम लोग प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो ये सब का तो नहीं, बहुत बड़ा हो गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग एवरेज निकाल रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, n से डिवाइड करते हैं। अब ऐसा है कि मैथमेटिक्स है, ऐसे नहीं कि n से डिवाइड करके अपने मन है तो n से डिवाइड किए, जो चीज़ से आपको डिवाइड करते हैं उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हम सिंपल से हम काम किए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ये सारा कुछ आ क्या रहा है, ये कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी आर, ठीक है। ये डेल पी बाई डेल टी भी बोल सकते हैं, डेल टी यहाँ पे 1 है। ये इतना आ गया। और ये पूरा चीज़ क्या है, ये पूरा चीज़ है आपका U², यानी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल पी इक्वल टू 2mn, ये पूरा U² L, जहाँ पे U² का क्या है, वेयर U² इक्वल टू, इसमें एक छोटा सा चीज़ से और आपको समझा देता हूँ, जिनको अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, क्यों n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उस चीज़ को मैं छोटा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। समझिए अब एवरेज का कंसेप्ट तो समझ रहे होंगे, बचपन वाला कंसेप्ट है। हम लोग एवरेज का यूज़ तब कर रहे होते हैं जब बहुत सारे डेटा रहता है और हर एक डेटा का हम लोग वैल्यू नहीं बता सके, एवरेज या मीन जिसको हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए बच्चे हैं और बच्चे का टेस्ट हुआ 10 नंबर का, उसमें से किसी को 5 नंबर आया है, किसी को 8 नंबर आया है, किसी को 7 नंबर आया है, ठीक है, किसी को 5 नंबर आया है फिर से, ठीक है, और किसी और को 10 नंबर आया है, 10 में से 10 आ गया। अब हमको टीचर पूछ रहा है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के बता देंगे कि टीचर जी हमारा आया है 10, 5, 15, 15, 7, 22, 22, 28, 30 और 35 नंबर आया है क्लास का। ये एवरेज चीज़ थोड़ा ना है, 35 10 नंबर का टेस्ट था, 35 आ गया नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 35 को कितने बच्चे हैं सब में बांट देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं और 7 एवरेज मार्क आया था। जितने टोटल बच्चे हैं 5, उससे क्या किया, डिवाइड, वही काम यहाँ भी किया, इनसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हर एक का दिया, नहीं तो सबका अगर सम हो जाता, ये सब सम हो जाता तो बहुत बड़ा वैल्यू देता वो, ठीक है। जितना एक का वेलोसिटी होता है, दूसरा का वेलोसिटी होता है, सबका सम, वो भी स्क्वायर का सम, बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसलिए एन से डिवाइड, एन से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। एन से जो मल्टीप्लाई था वो तो वैसे ही रह गया एन मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए, और यहाँ पे U² एक बन गया। ये क्वांटिटी क्या कहलाया, U जो है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो लिखा भी था मैंने, ओके, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि U² इक्वल टू कितना आया है आपका, U² इक्वल टू V1² प्लस V2² प्लस V3² सो ऑन का सम अप होते हैं n। आप U निकालना चाहे तो इसको रूट में डाल दें। खैर हम लोग को अभी मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए, हम लोग को मेन किसी फोकस रहना चाहिए अपना जो काम था, क्योंकि अपना काम खत्म होने वाला है, ठीक है। हमारे पास डेल पी का वैल्यू आ गया भाई साहब, डेल पी का जो क्या है 2mu² कैपिटल N बाई L। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो डेल पी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ,
न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम जानते हैं, सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डेल पी बाई डेल टी वो किसी बराबर होता है फोर्स के। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और वहीं प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लाया जाता है कि उसकी का वैल्यू 1 है। चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीपी में लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज होगा। सिंपल सा इसका बेसिक सा स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे सेकंड लॉ नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको सेकंड लॉ में दिक्कत है तो मैं नीचे वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, वहाँ जाके आप चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है सेकंड लॉ में। अगर आज तक कन्फ्यूजन है तो आज के बाद वो कन्फ्यूजन मिट जाएगा। तो ये आया। अब हम डेल टी शुरू से ही 1 सेकेंड लेके चल रहे हैं, तो सिंपल सा है, तभी नहीं बोले थे 1 सेकंड में 1 सेकंड में, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा हो गया डेल पी इक्वल टू फोर्स, यानी हम फोर्स का ही वैल्यू निकाले हैं। ये फोर्स ही था हमारा क्या 2mu स्क्वायर कैपिटल N बाई एल, तो ये तो हो गया फोर्स। अब समझिए हमको तो भाई साहब प्रेशर निकालना था ना, मेन जो हमारा था। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, तो यहाँ से हम प्रेशर निकालते जाते हैं, तो हो गया फोर्स, फोर्स की जगह लिख दिया 2mu स्क्वायर N बाई एल बाई एरिया। एरिया किसका, एरिया किसका, वही जो क्यूब था उसमें फेस का। तो कितने फेस थे, ठीक है 6 फेस थे। तो एक फेस का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ लेंथ भी एल था ब्रेथ भी एल, तो एल इंटू एल एल स्क्वायर, और 6 फेस थे तो 6 एल स्क्वायर। तो यहाँ आपको देना पड़ेगा 6 एल स्क्वायर। इसको आप करेंगे कैलकुलेशन फर्दर, तो 2mu स्क्वायर कैपिटल N बाई एल इंटू 1/6 एल स्क्वायर। यहाँ से आप 2 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा क्या प्रेशर इक्वल टू 2mu स्क्वायर N बाई एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब हो जाएगा। एल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता था ए क्यूब। तो यहाँ से ये हो गया वॉल्यूम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2mu स्क्वायर कैपिटल N बाई वी। सॉरी मेरा पेन खत्म हो गया, मैं दूसरा पेन लेके आता हूँ, या रेड पेन से ही मैं लिख देता हूँ, कैपिटल N बाई भी, और ये P और V ऐसे देखिए मैं इस पेज में लिख देता हूँ इस चीज़ को। और मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आया है, मेरे पास एक्सप्रेशन आया है कि P इक्वल टू 2mu स्क्वायर N बाई, यहाँ एल क्यूब आया था, एल क्यूब को मैं V लिख दिया। V अगर इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा PV इक्वल टू 2 नहीं, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2/6 यहाँ आपको एक बार और लौटना पड़ेगा। ये 2/6 किए थे तो 2/6 थे, यहाँ 3 बच गया था, तो यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गेन, यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा प्रेशर का जो वैल्यू आया वो प्रेशर क्या आ गया 1/3mu स्क्वायर कैपिटल N बाई एल बाई बी। इस बी को इधर ले जाए तो PV इक्वल टू 1/3mu स्क्वायर कैपिटल। कभी कोई छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो PV इक्वल टू 1/3mu स्क्वायर कैपिटल N। मेरे पास पहले से स्क्रिप्ट नहीं बना हुआ है कि मैं उसको देख के छाप लूँ, तो कभी कभी कैलकुलेशन में जब लंबा टाइम चल जाता है, ठीक, ऊपर से यहाँ गर्मी भी बहुत लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, माफ़ कीजिएगा उसके। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, यही काइनेटिक गैस इक्वेशन का होता है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, इतना लंबा चौड़ा हो गया, तो उसको मैं एक छोटा सा जगह में देखिए, उस सारे चीज़ को मैं छोटे से जगह में समराइज़ कर सकता हूँ। इतने छोटे से जगह में हम लोग माने थे कि हमारा एक क्यूब था, माने थे उस क्यूब में बहुत सारे मॉलिक्यूल, इस क्यूब में क्या था गैस था, उसमें एक मॉलिक्यूल को हम लिए, एक मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है उसको हम 3 कंपोनेंट में तोड़े, vx, vy और vz में, ठीक है। vx के कारण हम लोग देखें कि जब एक फेस पे स्ट्राइक करेगा, इस वाले फेस पे vx वेलोसिटी के साथ, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा mvx, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, लौटने जब ये जाएगा तो टकराएगा, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में vx, उसको हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, उसका मोमेंटम आ जाएगा, उस दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। एक फेस पे ए पे जो कि आया था 2mvx, सिंपल सी बात 2mvx आया था, कैसे कहते हैं इसी को पहले रख लेते तो उसमें कोई बात नहीं, mvx माइनस में माइनस mvx ये आया था, तो ये आ गया था 2mvx दे दिया था हमको। ओके, ये अब हम लोग निकाले कि 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एक बार फिर से कोलिजन करने के लिए, कोलिजन पर सेकंड निकालने के लिए 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और वेलोसिटी कितना v है, तो उसके लिए हम लोग निकाले कोलिजन पर सेकंड, जो कि कितना आया सिंपल से था vx/12। ये तो एक सेकंड में कितना हमारा कोलिजन, मान लीजिए 5 कोलिजन, तो एक सेकंड में जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो vx/12 है, और मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है mvx, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2mvx
इंटू वी एक्स बाई 12, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल चेंज मोमेंटम आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया आपका एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, ये आ गया। ये क्या था, एक्स कंपोनेंट के द्वारा एक फेस ए पे, फिर दूसरे फेस पे कितना हो जाएगा, इतना ही समअप करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। ओके, ये एक्स कंपोनेंट के करा हुआ है। तो वाई कंपोनेंट के लिए कितना होगा, सिमिलरली 2 एम वी वाई स्क्वायर बाई एल, और जेड कंपोनेंट के द्वारा 2 एम वी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एल। इस सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आया था, इस सबको अगर जोड़ देंगे तो 2 एम बाई एल ले सकते हैं कॉमन, ये पूरा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये कितना है, ये हमारा मेन वेलोसिटी जो वी वन था उसके बराबर, यानी 2 एम वी वन स्क्वायर बाई एल। ये तो हुआ एक मॉलिक्यूल के द्वारा। उसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उस सब का हम लोग ले लेंगे तो सिंपल सा 2 एम वी टू स्क्वायर, ये सब करते आए थे। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन लास्ट में कैसा आ गया था, जिसमें हमारे पास 2 एम बाई एल कॉमन था और सबका वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर सो ऑन हम लोग करते गए थे। ठीक है, इस सबको हम लोग मान लें मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो हम लोग लिखे 2 एम यू स्क्वायर बाई एल, ये आया था हमारा टोटल चेंज इन मोमेंटम। इसको हम एरिया से डिवाइड करे थे, यानी 6 एल स्क्वायर आया था, यहाँ से 2 3 जा 6 कर लिए थे, ये एल क्यू वॉल्यूम हो गया, इस पी को इधर से कर दिए थे, ये हमारा आया था डेल पी। ठीक है, इसको हम ये फोर्स के बराबर हुआ डेल पी, इसको हम एरिया से डिवाइड किए थे तो ये आ गया 1/3 एम यू स्क्वायर कैपिटल एन, जो कि शुरू से ही था, इसको एन से डिवाइड उसको मल्टीप्लाई किए थे बाई वी। ठीक है, ये आ गया था आपका पी के बराबर, तो पी वी इक्वल टू 1/3 एम यू स्क्वायर एन। तो उतना जो आपको हैवी लगा हो, मैंने आपको 2 मिनट के अंदर 2 मिनट में आपको बता दिया, तो इसलिए हैवी नहीं समझना है इसको, एक बार प्रैक्टिस करना है, फिर से अगर दिक्कत हो रहा है फिर से देख लेना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से ये तो हो गया इसका काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, सबको हम लोग कर रहे होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन पोर्शन, या आप डिड्यूक्शन पोर्शन समझ सकते हैं कि कैसे हम डिड्यूस कर रहे होंगे। इसी से ये एक फॉर्मूला से हम लोग सारे को डिराइव कर रहे होंगे। डेरिवेशन पहला बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ को हम लोग डिड्यूस डिराइव, आप जो बोले बोयल्स लॉ का हम लोग करने वाले। बोयल्स लॉ कहता क्या है, पहले ये समझिए। बोयल्स लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि प्रेशर जो होता है गैस का, वो इन्वर्सली वेरी करता है वॉल्यूम के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और समझिए गैस है, उस गैस को पढ़ते ना बचपन में कि हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अरे गैस सिलेंडर जो घर पे आता है एलपीजी, उसमें भी क्या होता है कि प्रेशर लगा के वॉल्यूम को छोटा कर दिया जाता है। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। और अगर प्रेशर नहीं रहेगा, और अगर प्रेशर बहुत कम रहेगा तो क्या होगा, गैस इधर उधर भाग जाएगा। प्रेशर क्या लगाता है, फोर्स, फोर्स लगाने से दब जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोयल्स लॉ कहता है। बोयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस, ये स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो वेरी करता है। प्रेशर ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली किसके साथ, विथ वॉल्यूम। लेकिन आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये भी चीज़ हम लोग यहाँ से समझते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझो एक छोटा सा चीज़ आपको करना है, टेम्परेचर वगैरह सब बात आ गया। तो टेम्परेचर में वही लास्ट जो पोस्टुलेट था काइनेटिक थ्योरी का, टेम्परेचर जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो डिसाइड करता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो वो हम लोग काम लेंगे। अभी हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम लोग क्या समझेंगे कि पी वी इक्वल टू 1/3 एम यू स्क्वायर कैपिटल एन। हम बस इतना जानते हैं, इतना ज्ञान है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा ज्ञान नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 1/2 अगर यहाँ पे ले आए, एम यू स्क्वायर है, याद है आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ लाने का क्या कारण है, टेम्परेचर जो आ गया उसके कारण। ठीक है, तो इसलिए 1/2 एम यू स्क्वायर, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी का फील दे रहा है। 1/2 अगर है तो यहाँ 1/3 है, तो 2 तो हमारा हाथ में है मैथमेटिक्स लाना। ठीक है, तो वो काम पहला हम कर लेते हैं। पी वी इक्वल टू हम 1/3 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, अब हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2/2 1 है। एम यू स्क्वायर कैपिटल एन, अगर हम अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, पी बी इक्वल टू 2 इधर ले आते हैं तो 2/3 इंटू 1/2, इस 2 को इधर ले आए, ये 1/2 ऐसे ही रहने दिए, हाफ एम यू स्क्वायर कैपिटल। अब समझिए एम इंटू कैपिटल है, ये तो पूरा मास दे देगा। ठीक है, पूरा मास जो है वो दे देगा। एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम था ना, एन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मॉलिक्यूल है उसके साथ, तो 10 मॉलिक्यूल का मास दे देगा। तो इस पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू हाफ इंटू ये पूरा, ये स्मॉल एम इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो कितना दे देगा, ये पूरा मास दे देगा हमारे पास मॉलिक्यूल का, वो हो जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर। अच्छा ये देख रहे हैं आप, एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू 2/3 क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी तो इसमें ले आए,
अब इस काइनेटिक एनर्जी क्या करें, हम लोग लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। आगे हमारा टेम्परेचर वाला टर्म यही हमको चाहिए था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी, जिसको आप लिख सकते हैं केल्विन वाला टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं कप्पा, ठीक है, या के आप बोले के इंटू टी। ये कप्पा जो है, ये के जो है, ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी होगा, जी हाँ, इस कप्पा का वैल्यू होता है 1.380 वगैरह वगैरह, 1.38 तक समझिए आप, इंटू 10 का पावर -23। इसका अपना यूनिट भी है, ठीक है, अपना इसका यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेकंड का पावर -2, केल्विन का पावर -1, पर वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। जब आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेंगे तो हम लोग इसके यूनिट को समझ लेंगे, ठीक है। डिराइव कर रहे होंगे, आप खुद डिराइव कर रहे होंगे, मेरा भी आपको मदद के बिना, इसलिए अभी भी मैं यूनिट भी नहीं लिख रहा इसका, ठीक है। आप पे चढ़ाओ, बाद में हम लोग लिखेंगे इसे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कप्पा इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू, यहाँ 2/3 काइनेटिक एनर्जी है, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू टी। अब समझिए, अगर हम देखिए, कप्पा तो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए तो क्या होगा, तो ये पूरा RHS कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 और 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू बदलने वाला है नहीं। कप्पा जो है वो भी कांस्टेंट है, ये टी जो है टेम्परेचर, अगर इसको कांस्टेंट रख दिया जाए, बाहर का टेम्परेचर नहीं बदले जाए, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, केप्ट कांस्टेंट, और हम लोग जान रहे हैं कि 2/3 और कप्पा ये कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी भी जो है, पी भी ये टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, RHS पूरा कांस्टेंट हो गया। और अगर ये टोटल कांस्टेंट हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि P इक्वल टू कांस्टेंट, इधर पूरा कांस्टेंट बाई V, और यहाँ समझ सकते हैं P और V क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कहाँ पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही है डिडक्शन ऑफ किसका, बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ ही बोलता था ना कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट करना पड़ा, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, जस्ट 5 मिनट आपको पीछे जाना है, सब कुछ आप फिर से समझ जाएंगे, बहुत ईजी से मैंने बताया हुआ है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड लॉ जो कि हमारा चार्ल्स लॉ है उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो चार्ल्स लॉ भी आप जानते होंगे, चार्ल्स लॉ क्या करता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है। सिंपल से आप टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा जगह छकेगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सिंपल सा इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया जाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसके द्वारा, किसी गैस के द्वारा, बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन ये है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। उसमें क्या था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, बार बार 3 चीज़ आ रहा है, P, V, T, और इसी के लिए काइनेटिक थ्योरी भी है। काइनेटिक थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऐसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, ये प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब इसको हम डिड्यूस कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं कांस्टेंट। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बस एक छोटा सा चीज़ जानते हैं कि PV इक्वल टू 1/3 mu²m। अब तो आपको भी याद हो गया होगा, अगर इतना देर तक आप वीडियो में साथ बने हुए हैं तो ये हम लोग जानते हैं। और इसी से हम छोटा सा काम भी किए थे कि PV इक्वल टू क्या लगाए थे, 2/3 K कप्पा इंटू टी। कैसे, ये पूरा हो गया था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ 2 × 2 डिवाइड काइनेटिक एनर्जी, उस ये आ गया था। ओके, अब हम लोग क्या करें, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आप क्या कर लो, अब बस सिंपल सा काम कर लो कि वॉल्यूम यहाँ है, टेम्परेचर को ले, जिस दो के बीच में रिलेशन चाहिए, किसी बीच में, ये रहा वॉल्यूम आपका, ठीक है, ये रहा वॉल्यूम आपका, और ये रहा आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इधर लाओ, वॉल्यूम और टेम्परेचर इधर ले, प्रेशर जो है उसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2/3 कप्पा बाई वॉल्यूम बाई प्रेशर। अब समझिए 2/3 कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। कप्पा ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, आप जानते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर प्रेशर को भी कांस्टेंट बना दिया जाए, जितना प्रेशर है आउटर वाला प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर होने उसको भी कांस्टेंट कर दिया जाए, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को भी कांस्टेंट बनाए रखा जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा RHS क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि 2/3 कांस्टेंट, कप्पा कांस्टेंट, PV कांस्टेंट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, V/T ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू पूरा कांस्टेंट इंटू T, पूरा कांस्टेंट इंटू T,
और अगर इस कांस्टेंट को हटा दे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही तो रिलेशन था कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। प्रेशर क्यों कांस्टेंट रखा जाए ये भी आप समझ गए, ठीक है। तो डेरिवेशन का यही इंपॉर्टेंस है, मुझे इसलिए डेरिवेशन करवाने में मज़ा आता है, क्योंकि डेरिवेशन बहुत आसान भी होता है और आपको विजुअलाइज करके देता है चीज़ों को, क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, कभी कभी प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, इस सब चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं बाय यूज ऑफ डेरिवेशन। थर्ड लॉ हम लोग बढ़ते हैं, और थर्ड लॉ है हमारा प्यारा सा एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ सिंपल सी बात बोलता है एवोगाड्रोज लॉ, क्या बोलता है? तो एवोगाड्रोज लॉ सिंपल सा बोलता है कि अगर आप कंडीशन सिमिलर रखते हैं, यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में सब सिमिलर रखते हैं, तो इक्वल अगर वॉल्यूम लेंगे गैस का तो इक्वल नंबर ऑफ मोल होगा उसमें। सिंपल चीज़, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ एक बार तो फिर से और अच्छे से आप समझ पाएंगे। और क्यों इक्वल टेम्परेचर, प्रेशर यानी प्रेशर कंडीशन क्यों सिमिलर रखते हैं वो भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सेम कंडीशन, अगर सेम कंडीशन हो किसी चीज़ का, सेम कंडीशन टेम्परेचर का, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो, ठीक है, किसी दो का, दो से ज़्यादा गैस का, ठीक है, तो क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम अगर लें हम किसी दो गैस का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक गैस ए है, एक गैस बी है, इस पे जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इस पे भी है, इसका जो प्रेशर है, इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो भी प्रेशर इसका भी है। उस कंडीशन में अगर हम वॉल्यूम भी इक्वल लेते हैं, इसका 10 ml, इसका 10 ml, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, वो क्या होगा? इसमें चमत्कार आपको मिलेगा कि इस दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मोल होगा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, इक्वल नंबर ऑफ मोल। समझिए एक गैस नाइट्रोजन का है, एक गैस किसी दूसरे का है, नियोन का है। इस दोनों गैस का प्रेशर और टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं सेम। तो उस कंडीशन में दोनों गैस का अगर वॉल्यूम भी सेम हो जाता है, 10 ml 10 ml, तो उसमें नंबर ऑफ मोल एक ही होगा। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ को समझने में कि सेम ही नंबर ऑफ मोल सेम हो गया, और दो मास अलग अलग होगा फिर भी नंबर ऑफ मोल सेम हो गया, ठीक। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अब इसे कैसे डिड्यूस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। वो गाड़ी सिंपल से फिर से हमको कितना पता है, तो फ्रॉम हम काइनेटिक थ्योरी से जानते हैं, फ्रॉम KTG काइनेटिक थ्योरी इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट किए हैं कि PV इक्वल टू 1/3 m U²n। तो मान लीजिए एक गैस है हमारे पास, तो फॉर फर्स्ट गैस पहला गैस है, पहला गैस का प्रेशर V1 है, वॉल्यूम V1 है, इक्वल टू 1/3, मास हर एक मॉलिक्यूल का m1 है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी U1 है, और जो नंबर है टोटल वो N1 है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ लेंगे, N1, ओके। सिमिलरली फॉर सेकेंड गैस ये चीज़ हम लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू 1/3 M2 U2 का स्क्वायर N2। समझ रहे? मुझे उम्मीद है आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, इस सबको मैं लिखना है ना, P1 आपको लिखना है, लिख लीजिए। P1 क्या है? प्रेशर फर्स्ट गैस के लिए। V1 क्या है? वॉल्यूम है फर्स्ट गैस के लिए, ठीक है। M1 क्या है? मास हर एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट गैस के लिए। M1 क्या है? हर एक गैस का, फॉर ईच गैस के लिए मास, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस के लिए मास है। U1 मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, या आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल सकते हैं फर्स्ट गैस के लिए, ओके। इतना चीज़ आप समझिए। अब समझिए, अब जो कंडीशन ये बोल रहा था वो कंडीशन लगा के देखते हैं क्या चमत्कार होता है। अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों का सेम कर लिया जाए, बोल रहा था प्रेशर और वॉल्यूम सेम कर दो, तो प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल कर दिया जाए। ये 20, ये 25, इधर भी प्रेशर भी यहाँ 20 और इधर भी वॉल्यूम 25, ठीक है। तो 25 × 20 25 × 20 कितना हो जाएगा? 500, यहाँ भी 500, ये दोनों 500, अगर ये 500 तो ये भी 500, इक्वलिटी साइन है ना, यानी ये सब 500, यानी इसको बराबर कर सकते हैं अगर दोनों LHS इक्वल हो गए। पहला काम तो वही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इफ़ कंडीशन ऑफ प्रेशर और सिमिलर है, ये बोले आप सेम है, सिमिलर फॉर बोथ गैस, दोनों गैस के लिए, फॉर बोथ गैसेस, तो क्या होगा? हम लिख सकते हैं प्रेशर अगर सेम है तो P1 इक्वल टू P2। सिमिलरली अगर हम लोग क्या किए हैं, प्रेशर से हम लेते हैं, इफ़ इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं, इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर टेकन, इक्वल वॉल्यूम गैसेस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू V2। इस दोनों को अगर कंबाइन कर दें हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, लिख सकते हैं, सिंपल सा चीज़। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, P1 V1, ये कैसे हुआ? कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, जहाँ पे 1 कौन है? 1 इस इक्वेशन को मान लीजिए, जैसे काम है 1 इसको 2 इसको,
ठीक है, जो इधर से 1 2 आए हैं तो इसको 3 4 मान लेना, अगर इक्वेशन मानते चलोगे तो। ओके, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, यानी LHS के इक्वल है, तो RHS RHS के इक्वल कॉन्फिडेंटली होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, कि अगर LHS इक्वल है, इफ LHS आर इक्वल, तो RHS भी दोनों के इक्वल होंगे, RHS मस्ट बी इक्वल। RHS में क्या था, 1/3 M1 U1 स्क्वायर कैपिटल N इक्वल टू 1/3 M2 U2 स्क्वायर कैपिटल N2। ठीक है, ये इधर N1 इधर N2, ये चीज़ था। ओके, अब समझिए, अब एक छोटा सा ज्ञान समझिए। क्या ज्ञान समझिए, कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। काइनेटिक गैस किस पे, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हम समझते हैं KTG का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी अब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसलिए आप लास्ट में, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ था सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर का तो मैं बता दिया वहाँ काम आ गया, टेम्परेचर का भी आया ही नहीं, अब आएगा। ठीक है, तो इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, इफ टेम्परेचर आर सिमिलर, सिमिलर दोनों गैस के लिए, फॉर बोथ केसेस, इन बोथ केसेस यानी दोनों गैस के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट गैस का होगा वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेकंड गैस के लिए भी होगा। अब इससे क्या काम है हमको, इससे बहुत बड़ा काम है। यहाँ देखिए, हाफ M1 U1 स्क्वायर MB स्क्वायर, MB स्क्वायर क्या रहता है, वेलोसिटी नहीं, अब U क्या है, वेलोसिटी है, ये काइनेटिक एनर्जी देगा, ये भी काइनेटिक एनर्जी, तो वही काम कर लेते हैं। यहाँ से बोल सकते हैं हाफ M1 U1 स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू हाफ M2 U2 स्क्वायर। ऐसे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, M1 U1 स्क्वायर इक्वल टू M2 U2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन पे ध्यान दें, यहाँ से भी 1/3 कैंसिल कर सकते थे, इस वाले इक्वेशन को वहाँ सेकंड तक माने, इसको अगर थर्ड मान ले तो थर्ड में M1 U1 है, M1 U1 का स्क्वायर, फिर M2 U2 का स्क्वायर, इधर N1 N2 भी है, इसमें M1 U1 स्क्वायर है, M2 U2 स्क्वायर है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, हम थर्ड और फोर्थ से क्या बोल सकते हैं, देखिए, या तो एक तरीका है, इससे इसको आप डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो M1 U1 स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, इसको इससे कैंसिल कर देगा। सिंपली थर्ड और फोर्थ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो गया। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल ही सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल तो सेम हो ही गया ना, नहीं समझे, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सेम हो गया, ये भी है 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करते हैं, जितना पार्टिकल दिया हुआ है उसको एवोगाड्रोस नंबर यानी 6.022 10⁻23 से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, सिंपल से कम। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो नंबर ऑफ मोल ऑब्वियसली सेम होगा, मोल है किस चीज़ का, ठीक है, पार्टिकल को ही तो काउंट कर रहा होता है और कहाँ कुछ कर रहा होता है। ये हो गया आपका 3 ठो, मैंने आपके लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को डिड्यूस कर दिया, डिराइव कर दिया। अब चलिए आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ चलते हैं, और वहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी मैं आपको यूनिट ड्राइव करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब फोर्थ की तरफ चलिए, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत मज़ेदार होगा, ये कैसे डिराइव होता है, ये भी बहुत सिंपल है। आइडियल गैस इक्वेशन आप कर ही चुके हैं इसको। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम बस क्या जानते हैं, हम लोग बस इतना जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, कि भाई साहब पी भी जो होता है ना, वो 1/3 MU स्क्वायर कैपिटल N के बराबर होता है। बस इतना ज्ञान है हमारे पास, और कुछ नहीं। ठीक, और कुछ ज्ञान है, और ये ज्ञान है कि हमको, कि यही पी वी इक्वल टू 2/3 ऑफ KT भी होता है। अब ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं आता है, अभी करे थे ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू टी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कप्पा टी होता था, इसकी जगह रख दिया, तो इसलिए पी वी इक्वल टू 2/3 कप्पा टी। ठीक है, नहीं, अरे इस चीज़ को देखिए, काइनेटिक एनर्जी होता है किसके, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस काइनेटिक एनर्जी, जो कि ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू टी, और इसको एडेंस करके 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जस्ट पीछे किए थे, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल, ठीक है, 0.001% भी डाउट नहीं होगा। ये हम दोनों लिख दिए। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा है भाई साहब, इसी से तो फ़ायदा है, याद कीजिए आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू NRT होता था, या पी वी इक्वल टू, अगर 1 मोल के लिए लिखे तो पी वी इक्वल टू RT होता था। पी भी है यहाँ, टी भी है, ये
आर होता है क्या? हाँ, यही बस यही पकड़ना है आपको। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये पूरा तो कांस्टेंट है, 2/3 कांस्टेंट है, कपा भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पूरे को एक साथ लेके क्या आते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी। ये किसके लिए है? 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर n मोल ऑफ गैस होगा तो ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस। बहुत सिंपल सा। अब मैं यहाँ बोला था कि आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या करूँगा, यूनिट भी दे रहा हूँ, निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। पी वी इक्वल टू क्या है, 2/3 कप्पा टू टी। तो कप्पा को हम क्या लिख सकते हैं, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को पी वी बाई टी। सबको तोड़ दीजिए अब, कप्पा इक्वल टू, क्योंकि आपको यूनिट टूटा हुआ भी मिलेगा 7। तो यहाँ प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया, टेम्परेचर केल्विन में रहने दीजिएगा। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मान लीजिए लेंथ का क्यूब। अगेन फोर्स को क्या हम लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल क्यूब बाई एरिया। एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, इंटू टेम्परेचर को टी रहने दीजिए। अब इस एम का क्या यूनिट होता है, के जी। एक्सेलरेशन मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। स्पीड का होता है डिस्टेंस का मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंटू लेंथ का क्या लिख सकते हैं आप, मीटर स्क्वायर। नीचे में क्या है, एक है एल स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, इंटू टेम्परेचर का केल्विन, मीटर स्क्वायर यहाँ भी, मीटर स्क्वायर यहाँ भी हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ मीटर क्यूब ना, यहाँ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम था। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर 2 चला गया, तो यहाँ बचा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो के जी मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लेना चाहते हैं तो सेकंड का पावर -2, केल्विन को भी ऊपर लेना चाहते हैं तो केल्विन का पावर -1। यही होता है इसका यूनिट। आपको दिखा कि नहीं, नहीं दिखा तो आप देख लीजिए, के जी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, सेकंड का पावर -2, केल्विन को ऊपर ले जाएंगे, केल्विन का पावर -1, ठीक है। ये हो गया क्या, यूनिट किसका, कप्पा का। कप्पा का वैल्यू क्या था, 1.380, ढेर सारा, मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया था 23। आर का आप जानते होंगे, अलग अलग में अलग अलग वैल्यू होता है, कभी 0.0821 भी होता है, किसी 0.834 भी होता है, अलग अलग आर का वैल्यू। आपको स्क्रीन पे मैं एक लगा दूंगा जिसमें आर का वैल्यू होगा, ओके। अब फाइनली 2 और लॉ है, उसको भी कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े, बचा डूबेगा। 2 और लॉ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। एक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और एक है हमारा प्यारा सा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उस दोनों का भी कर लेते हैं। ओके, चलते हैं हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की तरफ। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इनका भी एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। ये डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे होते हैं, डिफ्यूजन या इफ्यूजन 2 वर्ड है, नाम से पता चला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप समझते होंगे कि एक इस तरफ गैस है, एक इस तरफ गैस है, ठीक है, इस दोनों गैस का मिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग कहलाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं हाइयर कंसंट्रेशन से इधर ज़्यादा होगा, उधर से कम की तरफ जो फ्लो है, इसको भी डिफ्यूजन बोला जाता है। अब वही अगर एक छोटा सा होल से हो, उसका कंडीशन भी है होल का, वेवलेंथ से रिलेटेड, पर अब सिंपल समझिए होल से हो तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। ई, बस डी और आई हट के यहाँ ई लग जाता है, इफ्यूजन, बाकी सबसे। तो खैर इसका स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन किसी गैस का, ऑफ गैस is inversely proportional किसके, टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, बस इतना ज्ञान है ना अभी जो हम डिराइव किए हैं कि पी वी इक्वल टू 1/3 m u स्क्वायर कैपिटल एन, बस इतना, रूट ऑफ देयर डेंसिटी, गैस के डेंसिटी के बराबर। चलिए बस इतना अच्छा, और सब कुछ हो जाएगा। फ्रॉम के टी जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, तो पी वी इक्वल टू क्या है, 1/3 m कैपिटल N u स्क्वायर, ये है, ठीक है, ओके। इस mn एक मॉलिक्यूल का मास, पूरे मॉलिक्यूल का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिए एक मॉलिक्यूल का मास 5 ग्राम, 10 मॉलिक्यूल का 10 × 5 50 ग्राम। तो सारे गैस का अगर हम लोग कर ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिंपल में बोलने तो 1/3, इस पूरे को लिख लेता हूँ कैपिटल M u स्क्वायर, पहले भी लिख सका हूँ, टोटल मास आ गया सारे मॉलिक्यूल का M u स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल से कम, हमको डेंसिटी चाहिए, क्या चाहिए, डेंसिटी। अब डेंसिटी के मास यहाँ है, वॉल्यूम यहाँ है, अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ऐसा ही कुछ छोटा सा अरेंजमेंट करना है आपको, आप लिख लो इसको ऐसे, लिखो u स्क्वायर इक्वल टू पी बी, यू स्क्वायर इक्वल टू पी बी, 3 को भी इधर ले जाओ, 3 PB बाई m हो जाएगा कैपिटल, ठीक है, ओके।
डायरेक्ट ही इधर ले आते, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी का, हाँ आ सकता था, ठीक है। बस रेट ऑफ डिफ्यूजन में हमको चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो एक स्टेप ईजी हो गया, इसीलिए इसी को इधर ले आए। देखिए कैसे ईजी हो गया, समझ जाएंगे। यू स्क्वायर इक्वल टू 3p, इस v को ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, m बाई बी, अभी भी तो ये m बाई बी जो लिखा हुआ है ये b ऊपर ही है ना, ठीक है, नहीं समझे। अगर हम 2/3 और नीचे में 4/1 लिखे हो, ठीक, तो मैं 2/3 जो ये 3 तो नीचे वाला ही है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है कोई, 2/3 इंटू 4 और यहाँ ऊपर में 1 कर दे, या यहाँ 4/1 ही रख दे, ऐसे लिख सकता है। तो वही हम सिंपल सा मैथमेटिकल काम किए, इस पी को अरेंज कर ले। क्यों, इससे क्या फ़ायदा है हमको, इससे डेंसिटी आ जाएगा गैस का। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3p बाई नीचे में रो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो आप डी अगर लिखना चाहते हैं, आपका मन है आप डी लिख सकते हैं डेंसिटी को, ठीक है। तो 3p बाई ये क्या है, रो है, RHO रो, जो डेंसिटी को डिनोट कर रहा होता है, ओके, ये आ गया। अब यहाँ से हम u अगर देखें, u ये क्या है, u हो गया हमारे पास रूट अंडर में 3p बाई रो। अच्छा, अब ये जो आया है u, ये तो u क्या था, ये तो u था हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके है। पर हमारा तो स्टेटमेंट था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन का है। अब हम लोग लाते हैं, और समझिए वेलोसिटी जहाँ मॉलिक्यूल का ग्रेटर होगा, एक सिंपल सा एक रिलेशन बैठाते हैं, इस वेलोसिटी और जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन से आप क्या समझते हैं, कितना जल्दी डिफ्यूजन हो रहा है। रेट मतलब क्या दिखाता है, किसी चीज़ का स्पीड, ठीक है। तो रेट दिखाता है सिंपल सा लैंग्वेज में स्पीड। तो हम लोग इतना तो बोल ही सकते हैं, ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितना जल्दी वेलोसिटी होगा तो उतना एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब डिफ्यूजन का रेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। डिफ्यूजन क्या है, दो गैस का इंटरमिक्सिंग, या बोल सकते हैं आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो। तो जितना ज़्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल मूव करेगा, ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, उतना क्या होगा, उतना डिफ्यूजन का रेट होगा। ग्रेटर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन, विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन ऑफ गैस। बस यही हम लोग को एक काम करना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हम R से डिनोट कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है U से। ये R क्या दिखा रहा है, यही R दिखा रहा है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, और U आप जान ही रहे वेलोसिटी है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्यार से बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से R हम U कर दिया, और इस U के जगह R हम लिख सकते हैं। तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये पूरा क्वांटिटी 3p बाई रो, और यहाँ से हम बोल सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन ऑफ रो। अगर प्रेशर को हम लोग क्या कर दें, कांस्टेंट, ये 1 है, प्रेशर को कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यही चीज़ तो बोल रहा था, ठीक है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, क्या कंडीशन लगा देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए डेरिवेशन आपको कंडीशन को भी ध्यान में ध्यान रखवा देता है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कि एकदम बेसिक सा चीज़ है, आप 12th में भी इसको पढ़ के आए हैं, 12th में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जो कि है डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। लास्ट हमारा, तो हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ लंबा हो गया, पर यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कोई मैं स्ट्रेस दे के नहीं ले रहा हूँ, मैं भी एक टेक में ही वीडियो ले रहा हूँ। कभी कभी डिस्टर्बेंस हुआ है तो कट लिया है, पर टेक एक ही है, एक बार में बैठा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सिंपल सी बात बोलते हैं। ये बोलता क्या है, पहले उस चीज़ को समझिए। ये बोलता है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई गैस 1 रखा होगा, गैस A रखा होगा, तो गैस A का अपना एक पार्टिकल होगा, तो उस कंडीशन में ये अपना एक प्रेशर भी लगा रहा होगा, सही बात है, ये अपना प्रेशर भी लगा रहा होगा। अकेले गैस A है, फिर उसी कंटेनर में अब अकेले गैस B है, तो उसका भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। इस गैस के लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या, कि हमारा P1, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम रखें, हम KTG से जानते हैं, तो हम KTG से हम लोग क्या जानते हैं कि PV इक्वल टू 1/3 mu²n। तो प्रेशर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस B को इधर ले जाए तो 1/3 mu²n/3
भी। तो इसके लिए हम प्रेशर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए प्रेशर वॉल्यूम हम मान रहे हैं कि इस दोनों का एक ही कंटेनर है, तो वॉल्यूम जितना इसका है उतना इसका है। तो इसके लिए हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू P1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/3 m1 U1 स्क्वायर N1/V वॉल्यूम कांस्टेंट रखें। उसी तरह से ये गैस अगर सेकंड गैस है तो इसके लिए P2 या PB आप क्या लिख सकते हैं 1/3 m2 स्क्वायर U2 स्क्वायर N2/V वॉल्यूम कांस्टेंट रखें। और समझिए अगर दोनों गैस को एक साथ उसी वेसल में रख दिया जाए, अब गैस क्या होता है, गैस तो कंप्रेसिबल होता है ना, उसी वॉल्यूम में दोनों गैस आ सकते हैं। तो अगर दोनों को एक ही साथ उसी वेसल में रख दिया जाए और वो दोनों रिएक्ट नहीं करें तो उस कंडीशन में टोटल प्रेशर जो होगा दोनों गैस का वो इस दोनों के सम करने से आएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। इसका अगर P1 प्रेशर है, इसका P2 है, टोटल मिला के P1 प्लस P2 होगा, यही स्टेटमेंट है। तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल होता है किसके, सम के, इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब किसी को और कन्फ्यूजन है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बचपन में नहीं पढ़े हो तो समझ लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ इच ऑफ कंस्टिट्यूशन, पार्शियल प्रेशर होता है जब गैस अकेले था उस कंडीशन में जो वो प्रेशर लगा रहा था वाल पे, ठीक है, अपने मॉलिक्यूल से टकराने के कारण या वाल पे टकराने के कारण। तो जब गैस अकेले था उस कंडीशन में जब प्रेशर लगा रहा था वो पार्शियल प्रेशर था, कंस्टिट्यूएंट गैस। बस इतना से सिंपल सी चीज़ था। तो इससे आगे हम लोग क्या कर ले, इससे आगे बस टोटल प्रेशर अगर मैं P से लिख दूँ तो P क्या हो जाएगा 1/3 m1 U1 का स्क्वायर N1 प्लस 1/3 m2 U2 का स्क्वायर N2, यानी सिंपल में बोले तो P इक्वल टू हो गया P1 प्लस P2। उसी तरह से N अगर गैसेस हो फॉर N गैसेस तो हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर ऐड करते जाए आप तो आपको दे देगा नेट प्रेशर जो है वो आ जाएगा। ओके, यही सारा चीज़ था हमको इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मेनली यही सब बातें हमको करना था। अब हम लोग एक मेन तो इक्वेशन में रिवाइज करा दूँ कि एक मेन तो इक्वेशन यहाँ से क्या समझे, मेन इक्वेशन समझे कि PV इक्वल टू 1/3 MU स्क्वायर कैपिटल, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र था। और इसी से एक छोटा सा चीज़ भी रिलेट कर दिए थे हम कि PV इक्वल टू 2/3 KT, ये और बोले या कप्पा बोले कप्पा इंटू टी, ठीक है। ये दो चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट आपको कर दिए। और इससे आप बहुत सारा और भी चीज़ रिलेट कर सकते हैं। ये दो चीज़ या बोले आप एक ही चीज़ से देखिए आप कितना सी चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डेल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, एवोगाड्रोस लॉ, सारे को डिड्यूस कर सकते थे एक सिंपल सा ये वाले स्टेटमेंट से। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है हमारा। ओके, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा काम किए, ठीक है। जैसे हम लोग को ये निकालना कि U स्क्वायर इक्वल टू आ गया था क्या 3P/ρ, ये भी एक हमको इम्पोर्टेंट नहीं था, जहाँ से हम U इक्वल टू क्या कर दिए थे रूट अंडर में 3P/ρ कर लेना, ग्राम्स लॉ से जैसे पहले वाला पार्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट था जहाँ से हम U निकाल रख सकते थे इस तरह से। ओके, ठीक। और थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो एक और चीज़ कि हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक आ गया था कप्पा इंटू टी, जहाँ कप्पा क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये कप्पा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कप्पा टी हमारा जो है यही काइनेटिक एनर्जी है। तो एक और तरीके से लिखे तो PV इक्वल टू हम RT भी देखे थे, PV इक्वल टू हम RT देखे थे। तो हम इस तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा यहाँ ऐसे है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू अगर 2/3 कप्पा इंटू टी है तो कप्पा टी को क्या लिख सकते हैं, कप्पा टी को लिख सकते हैं 3/2 PV, ठीक है, 3/2 PV लिख सकते हैं। और PV खुद किसके बराबर है, PV खुद बराबर है RT के, ठीक है। तो यहाँ पे आप कप्पा इंटू टी इक्वल टू 3/2 इंटू RT भी लिख सकते हैं। और कप्पा टी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला आ जाएगा 3/2 RT। तो एक और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया किसी बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। ये एक बहुत अच्छा रिलेशन भी आ गया आपको, शुरू से तो बोल रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये एक अच्छा रिलेशन भी आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कप्पा था उसके साथ वैल्यू। तो ये रिलेशन आपका एक इंपॉर्टेंट आ गया बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर।
तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा उसका मैं आसानी से जल्दी आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। आप वीडियो को और चैनल को ग्रोथ कराने में मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।